हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कमर चीमा। और व्यूअर्स, आपको पता है कि जिस तरह अफगानिस्तान में एक तालिबान का रूल है, और जो सबसे बड़ी परेशानी अफगानिस्तान में जो नजर आ रही है वो ये है कि वहां पे खवातीन के लिए बहुत ज्यादा मसाइल हैं। और किसी भी मुआशरे में चले जाएं, ऑलमोस्ट 50-50% तो होते ही है। 50% मर्द हैं, 50% खवातीन हैं। तो इस सिलसिले में बात करने के लिए पाकिस्तान से तो बहुत सारे पर्सपेक्टिव इस तरह आते हैं जो हम सुनते रहते हैं खवातीन के बारे में, लेकिन मैं चाह रहा था कि भारत से हमें कोई पर्सपेक्टिव मिले, कुछ आइडिया मिले कि वहां पे जो खवातीन हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, वो अफगानिस्तान की खवातीन के बारे में क्या सोच रही हैं। और इस सिलसिले में मैंने रिक्वेस्ट की अंबर जैदी साहिबा से, जो एक्टिविस्ट हैं और फिल्म मेकर हैं और बड़ी स्ट्रांगली अपनी ओपिनियन रखती हैं व्हेन इट कम्स टू द वुमेन एम्पावरमेंट, एंड अबव ऑल शी इज रिप्रेजेंटिंग ऑब्वियसली द यूथ ऑफ इंडिया एज वेल। सो अंबर जैदी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। शुक्रिया बहुत-बहुत आपका। आपने मुझे बुलाया आपकी बहस के लिए। थैंक यू। अंबर जैदी साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो आपके कंटेम्परेरीज हैं या जो इंडियन खवातीन हैं, हाउ दे आर थिंकिंग अबाउट अफगानिस्तान, और क्या आप इसको इस लेंस से देख रही हैं कि अमेरिका या वेस्ट जो है वो अफगानिस्तान की खवातीन को छोड़ गया है, या आप इस लेंस से देख रही हैं कि नहीं, कोई भी अफगानिस्तान में हो, उनको खवातीन को इक्वालिटी देनी चाहिए जो इंटरनेशनल कम्युनिटी भी चाहती है, और जो इवन के इस्लाम में भी इक्वालिटी है। हाउ हाउ द इंडियन वुमेन सी दैट, प्लीज। देखिए जो भी अफ़गानिस्तानियों के साथ हुआ है, अफ़गानियों के साथ हुआ है, तालिबान ने जब से टेक ओवर किया है काबुल को। पहले जब अफ़गानिस्तान में तालिबान आया था तो हम सबको पता है कि उन्होंने लगभग 2 दशक तक तालिबान ने अफ़गानिस्तान पर राज किया। अब वो कई सालों बाद, दशकों बाद वापस उन्होंने कब्ज़ा किया है और कहा ये जा रहा था कि ये सुधरे हुए बेहतर तालिबान हैं, पढ़े लिखे हैं, यंग हैं और इंग्लिश स्पीकिंग है, ये महिलाओं को उनके अधिकार देंगे और औरतों के जो भी हुकूक है वो देंगे। लेकिन जब से कब्ज़ा हुआ है 5-6 दिन से ज़्यादा गुज़र चुके हैं, महिलाओं के साथ लगातार वही ज़ुल्म और ज़्यादती हो रही है, उनको पढ़ने की इजाज़त नहीं है, उनको काम करने की इजाज़त नहीं है। यहाँ तक कि जो जर्नलिस्ट जिनको पहला इंटरव्यू दिया था तालिबान ने, उनको भी अगले दिन काम से वापस कर दिया और रेडियो प्रेज़ेंटर थी, उनको काम से वापस निकाल दिया। बैंक्स में जो काम करती थी महिलाएँ, उनको वापस कर दिया कि आप सिर्फ मर्द टेक ओवर कर सकते हैं आपकी जगह पे, आपके घर के मर्द टेक ओवर कर सकते हैं। साथ ही साथ हमने एक वीडियो स्टार्टिंग में ही देखा था, एक वीडियो वायरल हुआ था सोशल मीडिया पर, जिसमें एक औरत का सिर्फ चेहरा खुला था, बाकी उन्होंने पूरा हिजाब और बुर्का पहना हुआ था। उनको सिर्फ चेहरा खुला होने की वजह से गोली मारकर चौराहे पे अल्लाह अकबर कह के उनको मार दिया जाता है। एक औरत को चौराहे पे खड़े करके $1600 में उनकी बोली लगती है। ये सब इस्लाम के नाम पर हो रहा है और कहते ये वो है कि हम यहाँ पर निज़ाम मुस्तफ़ा शरीयत लेके आएँगे। और आप भी मुसलमान हैं और मैं भी मुसलमान हूँ, मैं सब जानती हूँ कि शरीयत क्या होती है। शरीयत वो होती है कि जो हम कुरान और हदीस से या फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से जो हम इंड्यूस करते हैं, उसको हम शरीयत कहते हैं। वो आपकी ओपिनियन अलग हो सकती है और मेरी ओपिनियन अलग हो सकती है। मैं उससे क्या समझती हूँ, आप उससे क्या समझते हैं। शरिया का कोई ऐसा तो नहीं है कि वो कोई स्पेसिफिक एक एरिया है और उसी के हिसाब से आपको ये सारी चीज़ें करनी है। आप हम जब हज के लिए जाते हैं तो एहराम में सबके चेहरा खुला होता है। तो ऐसा तो नहीं है कि चेहरा हमें कवर करना है। एक आपको ऐसा लिबास पहनना है कि जिससे आपके जिस्म के कंटूर्स जो हैं वो नुमायाँ ना हो और यही सबके लिए लागू होता है। बाकी अगर महिलाओं के अधिकारों की हम बात करें, तो पढ़ने-लिखने की इजाज़त इस्लाम देता है। इनफैक्ट इल्म पे तो बहुत ज़्यादा ज़ोर देता है कि आप इल्म हासिल करने के लिए आपको अ, उस वक़्त कहा कहते थे कि अगर चीन भी जाना पड़े तो जाइए क्योंकि उस वक़्त शायद क्योंकि वैसे जाने-आने की ऐसे कोई सहूलियत नहीं थी, तो शायद चीन बहुत ज़्यादा दूर लगता होगा, तो इसलिए ये भी कहा जाता था कि अगर पढ़ने-लिखने के लिए अगर आपको चीन भी जाना हो, तो वहाँ पे भी जाइए इल्म हासिल करने के लिए। तो इस्लाम की क्या तस्वीर हम लोगों के सामने पेश करते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है और क्योंकि ये सारी चीज़ें इस्लाम के और शरीयत के नाम पे सारी चीज़ें हो रही हैं। तो हम सबको जो अच्छे इंसान हैं, आप भी अफ़गानिस्तान के पड़ोसी हैं और हम हिंदुस्तान भी अफ़गानिस्तान का पड़ोसी है। हमें अफ़गानियों की फ़िक्र होनी चाहिए, ना कि वो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप जिसको यूएन और दुनिया भर के मुल्कों ने आतंकवादी संगठन, आतंकवादी ग्रुप घोषित किया है। उस पे एकदम से भरोसा करना हमने देखा पाकिस्तान की तरफ से भी उनका खैर मकदम किया जा रहा है और इंडिया में भी कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं, जिनकी तरफ से लगातार
आतंकवादी ग्रुप को, जो ये तालिबान है, उनका खैर मकदम किया जा रहा है, उनको मुबारकबाद पेश की जा रही है। तो ये कहीं न कहीं बहुत ही गलत है एक इंसान होने के नाते और एक ज़िम्मेदार पड़ोसी होने की हैसियत से भी अगर हम बात करें तो। बिल्कुल ठीक है। अच्छा अंबर ज़ैदी साहिबा, बिल्कुल आपने सही कहा कि ये बेसिकली जो कोई भी किसी भी कल्चर में या किसी भी रिलिजन में इस तरह तो नहीं है कि आप ख़वातीन के लिए ये वाला एनवायरनमेंट पैदा करें जो तालिबान जिस तरह कह रहे हैं। बल्कि कल तो एक तस्वीर भी आई कि खातून ने शटलकॉक बुर्का पहना हुआ और किसी लाइब्रेरी में वो बैठी हुई है, बड़ी सोशल मीडिया पे चल रही थी। अच्छा अंबर जी, ज़ैदी जी। साहिबा, ये बताइएगा कि यहाँ पे आकर जो मुसलमान ममालिक हैं, जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं और मुस्लिम इस्लामिक कंट्रीज की खवातीन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं कि वो अफगानिस्तान के अंदर जो नए इस्लामिक रूल है या इस्लामिस्ट आए हैं, जो तालिबान आए हैं, उनको फोर्स कर सकें। क्या मुस्लिम ममालिक की खवातीन को चाहिए कि अपनी हुकूमतों को प्रेशराइज करें कि वो तालिबान के साथ जब ताल्लुकात एस्टैब्लिश करें तो वो उनको ये कहें कि भाई आप इस तरह ना करें, या क्या आप समझते हैं कि इंडिपेंडेंटली खवातीन को आवाज जो है उठानी चाहिए ताकि वी शुड स्टैंड विद देम? हाउ डू यू सी दिस की? और वैसे तो मुस्लिम दुनिया में खवातीन को इतनी आज़ादी नहीं है, तो ये भी जरा बताइएगा, ये भी हमें, क्योंकि यहाँ पे लगता है कि ये ना हो कि जो मुसलमान ममालिक हैं वो इम्प्रेस हो तालिबान से और वो वाला रूल मुस्लिम ममालिक में ले आए। देखिए, अभी जो फ़िलहाल जो ममालिक साथ में हैं अफ़गानिस्तान में तालिबान, क्योंकि वो सबसे आगे आपका मुल्क है, उसमें पाकिस्तान है, चाइना है, साथ में टर्की है और रशिया को भी देखा जा रहा है और कौन से मुल्क साथ में आगे आते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जहाँ तक मैं हिंदुस्तान के अपने मुल्क की बात करती हूँ, मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी और कोई मुल्क या हिंदुस्तान इतनी जल्दी तालिबान पे भरोसा करेगा, क्योंकि जिसको यूएन ने और बाकी दुनिया के सारे ही मुल्कों ने उनको आतंकवादी संगठन घोषित किया हुआ है और उनकी हिस्ट्री हमारे सबके सामने है। उन्होंने पहले भी महिलाओं पे कितने ज़ुल्म किए हैं और फिलहाल में भी अगर हम पिछले कुछ दिनों की बात करें, तो लगातार उन्होंने बच्चों पे और औरतों पे ज़ुल्म किए हैं। आपको याद होगा कि मैटरनिटी वार्ड में तालिबान ने हमला किया था, जिसमें मासूम बच्चों की जान गई थी। गुरुद्वारे पे हमला हुआ था, उसमें कितने मासूम लोगों की जान गई। स्कूली बच्चों पे हमला हुआ। औरतों पे लगातार तशद्दुद वो करते हैं, उनको संसार करके छोटी-छोटी बातों के लिए मार देते हैं, संसार करके, गोली मार के। एक शाहीन नाम की एक महिला यहाँ पर आई हुई है जिनकी आँखें वो शायद अफ़गान पुलिस में काम करती थी और उनको उनके ही फादर ने अब तालिबान को खबर की कि ये अफ़गान पुलिस में काम करती है, तो उनकी आँखें निकाल दी गई चाकू से गोद के और वो 6 महीने की प्रेग्नेंट थी, वो भाग के किसी सूरत इलाज कराने के लिए हिंदुस्तान आई और उन्होंने हिंदुस्तान में आके अपना बच्चा डिलीवर किया। आज उन आँखें खो चुकी हैं। उनकी खता सिर्फ ये थी कि वो अफ़गान पुलिस में काम करती थी। वो जितनी भी औरतें हैं जो किसी भी तरीके से अफ़गान गवर्नमेंट के साथ काम करती थी या किसी भी तरीके के तरक्की से रिलेटेड काम में जुड़ी हुई थी, टीचिंग में या एक्टिविज़्म में, उन सबको आइडेंटिफ़ाई करके मार्क किया जा रहा है, उनके घरों को मार्क किया जा रहा है। या 14 से 45 साल की उम्र की जो औरतें हैं, उनको सेक्स स्लेवरी के लिए फोर्स किया जा रहा है। तो ये सरासर ज़ुल्म है और हम सबको एक इंसानियत के नाते इस पे आवाज़ उठानी चाहिए। आपकी मुझे नहीं समझ में आता कि पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल एजेंडा है सिर्फ़ और सिर्फ़ एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर होने के लिए वो खुद को एक इस्लामिक नेशन बोलता है और मुसलमानों के साथ हो रहे ज़ुल्म और ज़्यादती करके उन्होंने तालिबान को वहाँ पर घुसपैठ कराई, उनको मजबूत किया। सिर्फ़ और सिर्फ़ ग्रे लिस्ट से बाहर होने के लिए या उन चीन के इशारे पे सारे काम हो रहे हैं, किसके इशारे पे काम हो रहे हैं। आप खुद को उनको हिंदुस्तान के मुसलमानों की बड़ी फ़िक्र होती है। उग्र मुसलमानों के लिए पाकिस्तान कभी आवाज़ नहीं उठाता या फिर अफ़गान में जो भी ज़ुल्म हो रहे हैं, वहाँ पे जितने भी तालिबान हैं वो उर्दू स्पीकिंग हैं। ये खुद अफ़गानियों का कहना है और जितनी भी रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके हिसाब से। वहाँ पर पाकिस्तान की नंबर प्लेट वाली कार आराम से घूमती रहती हैं। उर्दू स्पीकिंग तालिबान है जिनको अफ़गानियों का नाम दिया जाता है, वहाँ पे कोई भी जो भी पश्तो होती है या दूसरी अफ़गानी भाषाएँ होती हैं, वो कोई भी भाषा तालिबान नहीं बोलते हैं। तो सवाल बहुत खड़े होते हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे चाइना हो या और भी पड़ोसी देश हों। हिंदुस्तान हमेशा से अफ़गानियों के साथ है और आगे भी अफ़गानियों के साथ रहेगा, चाहे महिलाओं और बच्चों की बात हो क्योंकि हिंदुस्तान का अफ़गानिस्तान के साथ काफ़ी लंबा और गहरा रिश्ता है और हिंदुस्तान ने काफ़ी सपोर्ट भी किया अफ़गान को जो पिछला नुकसान था उससे उभरने के लिए। तो अब आगे देखना ये होगा कि किस तरीके से ये तालिबान अगर अपनी सरकार बना पाते हैं या कैसे वो कर पाते हैं उसमें उसके हिसाब से आगे जो सरकार का
रवैया रुख रहेगा तालिबान को लेकर, वो तो है ही, मगर एक इंसान होने के नाते हम सब जानते हैं कि हमें क्या करना है और हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम अफ़गानियों के साथ खड़े हों। बिल्कुल ठीक है। अंबर ज़ैदी साहब, यहाँ पे मैं जो आपने अफ़गान ख़वातीन जो इंडिया में थी, उन्होंने जो बातें की, मैं थोड़ा-सा इस पे पोज़ीशन बता देना चाहता हूँ। देखिए, पूरी दुनिया में कभी किसी ने ये नहीं कहा, ये पहली दफ़ा बात आ रही है, पूरी दुनिया में कभी किसी ने ये नहीं कहा कि जो अफ़गानिस्तान में तालिबान हैं, वो पाकिस्तानी हैं और उर्दू बोलते हैं। देखिए, ये किस तरह मुमकिन है कि एक मुआशरे के तालिबान की तादाद कहा जाता है को 75,000 के करीब है। और उनके लाइक माइंडेड बहुत सारे लोग हैं जो एक्टिवली फाइट कर रहे हैं, बाकी तो उनके लाइक माइंडेड तो बहुत लोग होंगे। सो ये अफगानी हैं, अफगानिस्तान के लोग हैं। हाँ, हमारा इसमें जो किरदार रहा है वो माजी में है, और वो बैक इन 70s 80s में जब सोवियत यूनियन ने हमला किया अफगानिस्तान पे और 15 साल वो रहे यहाँ पे, तो हुँ। अंबर जैदी साहब पाकिस्तान, सऊदी अरब और इन्होंने मिलके एक इनको आइडियोलॉजिकली ट्रेन किया। अमेरिका ने जो उसका अमेरिका ने पैसा दिया, जो अमेरिका, अब कोई अमेरिका की बात तो कोई नहीं करेगा ना ऑब्वियसली, ना कोई सऊदी अरब की बात कर रहे हैं, सारे पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। सो देखिए, वो सऊदी अरब अपने आप को सुधार चुका है। अमेरिका ने जो किया वो सामने है, लेकिन पाकिस्तान का इसमें हाथ है, ये सब जानते हैं। पहले तो सब लोग दबे अल्फाजों में कहते थे कि पाकिस्तान का हाथ है, पाकिस्तान का हाथ है, किसी के पास कोई सबूत नहीं था। जब से काबुल पे अब तालिबान ने कब्जा किया है, सबसे पहले आपके यहाँ से मुबारकबाद आती है। और आप वो नाम भी जानते हैं, मैं भी नाम जानती हूँ। नहीं गया उर्दू में, उन्होंने बड़ा-सा मैसेज लिखा तालिबान के लिए, उन्होंने उनका खैर मकदम किया। तो ये सारी बातें खुद प्रूव करती है, जैसे ही कब्जा होते ही चाइना और पाकिस्तान एकदम सामने उनके साथ में उतरा है, उनके समर्थन में, उनके सपोर्ट में। तो ये बातें साफ हो जाती हैं कि, और साथ ही जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, अफगानियों का भी कहना है और बहुत सारी रिपोर्ट सामने है कि वो तालिबान ज्यादातर उर्दू स्पीकिंग तालिबान है। वहां पर पाकिस्तान की नंबर प्लेट की गाड़ियां घूमती हैं। तो ये सवाल खड़े होते हैं पाकिस्तान पर, और ये बात अब तो जग जाहिर हो चुकी है, सारी चीजें सामने है। तो आप इस चीज को मुस्कुराकर या कि नहीं पहले था अब नहीं है, ये बात सब जानते हैं। आप इसको डिनाई नहीं कर सकते या मैं इसको दबा नहीं सकते। मैं इसमें फिर मजीद बता देता हूँ। ना ये अमेरिका ने कहा है, ना इंग्लैंड ने कहा है, ना यूरोपियन यूनियन ने कहा है। दुनिया के वो ममालिक जो अफगानिस्तान में इंगेज थे, उनमें से किसी ने नहीं कहा कि ये जो लोग हैं ये पाकिस्तान से आए हैं या पाकिस्तान इनको नहीं, सपोर्ट नहीं, कर रहा है। नहीं सुनिएगा, कह रहे मेरी बात पूरी सुने दें। मैंने समझ मैंने जो जो लोग इस चीज से दो चार हो रहे हैं, जो लोग देख दो इस चीज से मैं जूझ रहे हैं, उनकी बात समझी जानी चाहिए मेरी ना, ना कि मैं आपकी बात। जो मैं अफगानी अंबर इस साहब, शिकार हो रहे हैं, उन्होंने देखा है कि कौन कौन लोग हैं, वो किस तरीके से कौन सी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमें उनकी बात भी तो माननी होगी। आप खुद को मुसलमान कहते हैं, लेकिन आप तालिबान को मुसलमान समझते हैं। अफगानी भी तो उतने ही मुसलमान है। तो आपका फर्ज उनको, उनका वैसे भी एक मुसलमान तो ये कहते हैं कि हम जिसके साथ मजलूम के साथ खड़े होने का फर्ज आपका, एक इंसान होने के नाते भी। और आप खुद को मुसलमानी मुल्क बोलते हैं, और मुसलमान होने के नाते भी आपका फर्ज ये है कि आप मजलूम के साथ खड़े हो। लेकिन आप जालिम का सपोर्ट कर रहे हैं, मजलूम की बात नहीं मानेंगे, ये मेरी समझ से मैं बाहर है। देखिए, आप मेरी गेस्ट हैं और मेरा काम है मैक्सिमम आपको सुनना। लेकिन नहीं, वो बात आपकी मैं सही है कमेंट करना चाहता हूं अगर। कि अफगानियों को सुन रहे हैं, रिपोर्ट्स भी सामने आ रही हैं, उन फैक्ट्स के आधार पर हम बात कर रहे हैं कि मैं भी वहां पर ज्यादातर उर्दू, और जो पास्ट आपने खुद बता दिया अपने मुंह से कि पास्ट में था अभी नहीं है, तो वो सारी चीजें अभी तक चलती आ रही थी, और जिस तरीके से सारा चेन ऑफ इवेंट्स है वो सारी सामने है। कब्जा होते ही सबसे पहले पाकिस्तान और चाइना तालिबान के समर्थन में उतरा है, तो उससे सारी चीजें साफ जाहिर होती हैं, लोग सब समझते हैं। ऑफिशियली अब यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल की जो आगे हिंदुस्तान इसकी सदारत कर रहा है, आगे ये सारी बातें मुझे लगता है मेंशन की जाएंगी, क्योंकि हिंदुस्तान अफगानिस्तान को लेके बहुत ज्यादा सीरियस रहा है, और आगे भी इस बात को आगे लेकर जाएगा। यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल की जो आगे उनकी मीटिंग होने वाली है। मैं थोड़ा सा जवाब देना चाहता हूं ताकि फिर मैं अगला सवाल करूं। मैं थोड़ा सा जवाब देना चाहता हूं। देखिए, जी। इसमें अंबर जैदी साहिबा, आपके नॉलेज के लिए और बहुत सारे लोगों के लिए, तकरीबन 40 लाख अफगान रिफ्यूजी पाकिस्तान में आए, 40 लाख। और वो हम्म। आज भी पाकिस्तान में है। और आप हैरान होंगी अंबर जैदी साहबा, मेरा ताल्लुक सेंट्रल पंजाब से है। वो जो अफगानी पाकिस्तान में आए वो उर्दू भी बोलते हैं, वो पंजाबी उतनी अच्छी बोलते हैं जितनी मैं अच्छी बोलता हूँ, और मेरे से शायद ज्यादा। आप फॉरगेट उर्दू, वो पंजाबी भी उतनी। जो अफगानी हिंदुस्तान में आते हैं वो अच्छी हिंदी भी बोलते हैं, तो जब मेरी आप बात किसी सुनिएगा अंबर, देखिए। पाकिस्तानी हिंदुस्तानी सऊदी अरेबिया जाते हैं तो उनको अरबी बोलनी आ जाती है, तो अब जिस मुल्क में सुनिए जाते मेरी हैं तो आपको भाषा सुनिए आ ही जाती है।
आप लेकिन अगर जो है सवाल ये हो रहा है। आप चाहती हैं कि मैं कमेंट करूं, या आप चाहती हैं मैं कमेंट ना करूं, नहीं, या आप? आप कीजिए। चले, मैंने आपको कभी इंटरप्ट नहीं किया और मैं चाहूंगा कि आप भी मुझे इंटरप्ट ना करें, बिकॉज आप एज ए गेस्ट हैं, तो मैं आई डोंट वांट टू इंटरप्ट यू एनी टाइम, मैं कभी भी इंटरप्ट नहीं करूंगा। सो जो नहीं, आप चीज बोलिए। मैं कह रहा हूं, अगर वो जो अफगानी है, आपको पता है अंबर जैदी साहिबा, अफगानी जो है ऑन डेली बेसिस पाकिस्तान आते हैं, बिकॉज उनको मेडिकल सर्विसेज चाहिए होती हैं, उनके बिजनेस है, अफगानिस्तान लैंडलॉक्ड है, अफगानिस्तान के जो दो मेजर कमर्शियल एंट्री पॉइंट्स हैं वो पाकिस्तान में है, उनको सारी ट्रेड कराची जो हमारा पोर्ट है वहां से होती है, तो वो तो उर्दू बड़े अच्छे से जानते हैं अफगानी, उनको उर्दू इज नॉट अ चैलेंज देम। और मेरे अफगानिस्तान के जो लोग हैं, कई स्टूडेंट्स जो हैं वो मेरे से पढ़े हुए हैं। अभी भी थोड़े दिन पहले मैंने अपने ही एक स्टूडेंट का इंटरव्यू किया है, जो मेरा स्टूडेंट है, पीएचडी कर रहा है, पाकिस्तान में ही है, काबुल से है। सो ये बात ना करें कि उनको उर्दू आती होगी, मुझे नहीं पता, जो इतने इतने साल पाकिस्तान में रह गए। सो ये जो बहुत चलिए, सारे सुनिएगा, बात बात सुनिए, मुझे मुकम्मल करने दे बात। जो अफगानी तालिबान, जो अफगानी इंडिया में बैठे हुए हैं, वो सही कह रहे होंगे कि उनको उर्दू आती है, बट दैट डजंट मीन कि। और दूसरी बात यह है, जो सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका ये कह रहा है हमारी आपने मदद की, यूके कह रहा है मदद की, सबने हमारी मदद की। हमें तो जो प्रॉब्लम रहा है ना अफगानिस्तान में, अंबर जैदी साहब, मैं आपको आपकी स्टेट की पॉलिसी बता दूं भारत की। हमें ये प्रॉब्लम रहा है कि भारत वहां पे अफगानिस्तान में बैठ के प्रॉक्सी वॉर कर रहा था, और वहां पे टीटीपी को फंडिंग करता था कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराएं। अभी तालिबान आए हैं तो पाकिस्तान ने मेजर प्रोटेस्ट किया है, जिसपे उन्होंने एक कमीशन बनाया है, अगर वो देखेंगे कि वो टीटीपी को किस तरह करें। सो हम तो हेल्प कर रहे हैं पूरी दुनिया की, अफगानिस्तान में अमन आए। अच्छा, मुझे एक अमर जादी साहब सुनिएगा, मेरा सवाल सुन लीजिएगा, सवाल सुन लीजिएगा। कंवर सिंह और सब आप बोल चुके, अब मुझे बोलने दीजिए। आपने हिंदुस्तान पे इल्जाम लगाया कि हिंदुस्तान प्रॉक्सी वार कर रहा था अफगानिस्तान में बैठकर। हिंदुस्तान का सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य ये था कि वो अफगानिस्तान को डेवलप कर सके, और हमने वो सारी चीजें की। $23 बिलियन वहां पर लगाए, और सिर्फ और सिर्फ अफगानिस्तान के डेवलपमेंट के लिए। आप देखिए, टेररिज्म कौन करता है दुनिया जानती है, यूएन जानता है। अगर ऐसा ही होता ना तो आप एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में नहीं होते। भारत एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में नहीं है, पाकिस्तान है। तो आप ये झूठ यहाँ पर बैठकर, यहाँ पे तो नहीं चल सकता बिल्कुल भी। और ऐसा ही होता ना कि पाकिस्तान दुनिया भर की मदद कर रहा होता, तो पहले मुझे लगता है जरूरी है कि पाकिस्तान पहले अपनी मदद कर ले, खुद को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से निकाल ले, अपनी इकोनॉमी सुधार ले, और अपनी जो वहां पे पाकिस्तान में बेटियों के साथ हो रहा है। आपने देखा मीनारे पाकिस्तान पर क्या हुआ, और एक ही कल परसों का एक और वीडियो है जो मैं औरतों का एक वीडियो वायरल हुआ है। तो आप पहले अपने अपने घर के हालात सुधार लीजिए, फिर दुनिया की मदद कीजिए। पाकिस्तान इस पोजीशन में नहीं है कि वो किसी और की मदद कर सके। आपको पता है कि आपकी कंट्री एड पे चलती है, और अब बात मैं करते हैं दूसरों की मदद करने की। चले, मैं अभी थोड़ा सा रिस्पॉन्ड करूं, एक बड़ा अच्छा सवाल है मेरे पास जो मैं आपसे करना चाहता हूँ। पहली जी। बात तो ये है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स पे पाकिस्तान इसलिए रहा है कि जारी बात है, अमेरिका इतना फ्रस्ट्रेटेड था, अमेरिका फ्रस्ट्रेटेड था कि जो अभी अमेरिका की ह्यूमिलेशन अफगानिस्तान हुई है वो इससे बचना चाह रहा था, और वो कह रहे थे कि आप तालिबान को हर कीमत पे टेबल पे लेके आए। पाकिस्तान जितनी कोशिश कर सकता था किया, लेकिन हमारे ऊपर वो जिसे कहते हैं ना कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी अमेरिका की रही है हमारे साथ। हम उनके साथ कोऑपरेट भी करते थे, लेकिन ये सो वो डोंट, हम बॉदर नहीं करते कि एफएटीएफ क्या है। हम आज भी आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, पूरी दुनिया से लोन भी चल रहे हैं, कारोबार भी हो रहा है, बिजनेस भी हो रहा है, उसके कोई इकोनॉमिक इंप्लीकेशंस पाकिस्तान पे नहीं है। लेकिन मैं एक बात बताऊं, आप हमें कहेंगे जी हम तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं, पूरी दुनिया तालिबान से लड़ती रही है, अफगानिस्तान के लोग नहीं लड़ सके, फौज नहीं लग, 4 लाख की फौज आपको पता थी अफगानिस्तान की, जिसमें पुलिस, लॉ एनफोर्समेंट, वो अगर तालिबान से नहीं लड़ सके, दुनिया की इतनी बड़ी मिलिट्री मशीन तालिबान से नहीं लड़ सकी, सुनिएगा बात, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स आया हो गए, आप पाकिस्तान को इल्जाम लगाएंगे कि पाकिस्तान की वजह से तालिबान पावर में आ गए। तो फिर मैं ये समझता हूं कि दुनिया को अपनी फौजें जो हैं वो तो बंद कर देनी चाहिए, उनको डिसमेंटल कर देनी चाहिए, जिस तरह अफगानिस्तान ने अपनी फौज खत्म कर दी। अब तालिबान के आने से दुनिया की फौजें भी खत्म हो जाए। अगर पाकिस्तान की पॉलिसी से ही अफगानिस्तान चल रहा है, होता ये अंबर जैदी साहबा, मुमालिक जंगे लड़ते हैं, कौमें जंगे लड़ती हैं, ना अफगान अवाम तैयार थी, ना अफगान फौज तैयार थी, सदर साहब तो पहले ही भाग गए। पाकिस्तान पे इल्जाम लगाना आपकी मर्जी है। और आपने एक बात की पाकिस्तान के हवाले से, मैं थोड़ा सा उस पर बात करा दूं, जो लाहौर में हुआ, खातून
ने किस तरह का ड्रेस पहना या किस तरह का ड्रेस पहना नहीं पहना, ये उसकी मर्जी होनी चाहिए। मेरा ख्याल आपका वो माइक आगे पीछे हो गया। खातून ने अंबर जैदी साहबा किस तरह का ड्रेस पहना है या क्या पहना है, जो लाहौर में हुआ, दैट वाज एन इंसल्ट टू दैट लेडी, और मेरा ख्याल है लोगों को उसकी सजा मिलेगी। वो जो भी बदतमीज लोग थे जिन्होंने मुआशरे का ये रूप दिखाया, उनको सजा मिलेगी। अंबर जैदी साहबा, कल मैं आपके शो में बैठा, हम मैं और आप आज तक एक टीवी में बैठे हुए थे, तो वहां पे वो यास्मीन साहबा और एक और खातून, आई डोंट नो फॉरगॉट, शबनम के क्या नाम था उनका, मैंने वहां पे सवाल उठाया एंकर को, और मैं चाहता हूं आप वही जवाब दें। आप अफगानिस्तान की खवातीन की तो बात करती हैं कि जी आप हमें बताएंगे, लेकिन अंबर जैदी साहबा, जब कश्मीर की खवातीन, जिनको हाफ विडोज कहा जाता है, जिनको हाफ विडोज इसलिए कहा जाता है कि उनके जो मर्द हैं, उनके जो हस्बैंड हैं, पता नहीं वो कत्ल कर दिए गए हैं, पता नहीं वो शहीद हैं, पता नहीं वो गायब हैं, पता नहीं वो लॉ एनफोर्समेंट के पास हैं, उनको ये नहीं पता हमारे जो मर्द कहाँ पे हैं। अफगान इंडिया कश्मीर के अंदर खवातीन के साथ क्या क्या नहीं हुआ, कितने जुल्म हुए और असमत दरी की गई, मुझे ये बताइएगा। और वो जो यास्मीन साहबा बैठी हुई थी वो मुसलमान थी, तो मैंने एंकर को कहा कि ये अफगानिस्तान की खवातीन की तो बात करती हैं, और यास्मीन साहबा कह रही थी मैं कोई जवाब नहीं दूंगी। तो इंडिया के जो मुसलमान है वो तो इसलिए जवाब नहीं दे रहे थे, वो कह रही थी मैं इंतजार करूंगी मोदी साहब की क्या पॉलिसी है। जब इंडिया के मुसलमान अपनी सरकार की पॉलिसी को देख रहे हैं और फिर अफगानिस्तान पे बात करेंगे, तो क्या मैं इंडिया याद की खवातीन का जवाब है? मुझे आखिरी सवाल कंप्लीट करने दें, मुझे कंप्लीट सवाल, एक सेकंड बाद आप जो मर्जी बोलिएगा। वो यास्मीन साहबा कुछ ना बोली, आप कश्मीर के लिए कुछ नहीं बोलते, आप अफगानिस्तान के लिए बोलते हैं, तो क्या ये डबल स्टैंडर्ड्स नहीं है? आप जो मर्जी बोले, लेकिन ये है तो सही। मैं इसका जवाब दूं। जी जी। देखिए, यास्मीन साहब की जो यास्मीन साहिबा ने किया ना, वो अपना नुकसान की भरपाई करने की कोशिश की थी। जो मैंने मौलाना नुमानी के बयान की बात बोली, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने हिंदुस्तान के मुसलमानों की बिहाफ पे तालिबान का खैर मकदम किया था। उनको लगा कि उन्होंने बेवकूफानी हरकत कर दी है, तो यास्मीन साहिबा उसके बाद से यही कहने लगी, क्योंकि उसके बाद से लोगों ने सवाल के घेरे में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को खड़ा किया। तब से वो ये कह रहे हैं कि जो भारत की सरकार का, हिंदुस्तान की सरकार का रुख होगा तालिबान को लेकर, वही हमारा रुख होगा। तब से वो एक ही बात बोल रहे हैं। तो ये उनकी ये सिर्फ और सिर्फ नुकसान की भरपाई करने की एक कोशिश है। उन्होंने अफगान महिलाओं के लिए खुलकर कुछ भी नहीं बोला है, अफगानियों के लिए कोई बात नहीं की। रही बात कश्मीरियों की, तो कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के साथ बहुत जुल्म हुआ है। उनको वहां से मारकर खदेड़कर बाहर निकाल दिया गया उनके घर से, रेप्स हुए हैं। तो कश्मीर में जो हालात है वो भी पाकिस्तान की वजह से, ये आपको बखूबी पता है। आपको कश्मीर की बड़ी फिक्र होती, मेरी समझ से बाहर है। आपको जो पाकिस्तान में हालात होते हैं वहां की माइनॉरिटी के साथ, उस पे आप सवाल नहीं खड़ा करते। अभी पिछले दिनों मंदिर टूटा, वहां पर गुरुद्वारे पे हमला होता है, वहां पर मूर्तियां तोड़ी जाती हैं, वहां पर जितनी भी माइनॉरिटीज लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, उनको उठाकर रेप करके उनका जबरदस्ती निकाह कराया जाता है, उनके माँ बाप से मिलने की इजाजत नहीं होती, अधेड़ उम्र के आदमी के साथ एक बच्ची के हवाले कर दिया जाता है। तो ये किस तरीके का आप सरकार चलाते हैं, और आपको बड़ी फिक्र रहती है हिंदुस्तान में कश्मीर की माइनॉरिटीज की, हिंदुस्तान के मुसलमानों की, कश्मीर की। तो बेहतर है कि आप अपने इंटरनल जो हालात हैं उस पे ज्यादा फोकस करें। और पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री जहां पर काम करने के लिए, ध्यान देने के लिए बहुत कुछ है, और भारत एक ऐसी कंट्री है यहाँ पर सब मिलजुल के रहते हैं। यहाँ पे हालात अलग हैं। आप चीजों को अपने हिसाब से ट्रिविलाइज करने की कोशिश करते हैं। ये इसलिए क्योंकि पाकिस्तान के पास कश्मीर के अलावा और कोई मुद्दा नहीं है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बने रहने के लिए। तो ये आप अपने फायदे के लिए करते हैं। वैसे भी कश्मीर तो आपके पास है ही नहीं। जो हिस्सा आपने ऑक्यूपाई किया हुआ है वो जम्मू का हिस्सा है, कश्मीर तो हिंदुस्तान में ही है। तो ये आप लोगों को बेवकूफ बनाना बंद कर दीजिए। चले, पहली बात तो मैं ये बता दूं कि पाकिस्तान में अंबर जैदी साहबा खवातीन इतनी आजाद रही हैं और इतनी पावरफुल रही हैं कि यहाँ पे खातून 2 दफा वजीर आजम रही। सुनिएगा ना, बेनजीर सुने भुट्टो को मारते थे क्योंकि उसको एक्सेप्ट ही नहीं सुने करते थे कि एक महिला सुने प्राइम मिनिस्टर बन सकती है। सरेआम मार दिया। आप बोलते इतनी चले आजाद रही, सुने पावरफुल महिला को सुने खुलेआम मार दिया। सुने 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 इतनी वजीर सारी आजम बनी। इल्जाम मैंने आपको सामने, मैं आपको एग्जांपल दे दूं, कंदील बलूच को मारा, अभी पिछले दिनों एक लड़की को मारा। आए दिन लड़कियों को की ऑनर किलिंग होती है।
कोई वहां पे बदलाव नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ इस्लाम और शरीयत के नाम पे ये सारी चीजें जस्टिफाई होती है, इस्लाम और शरीयत और गैरत के नाम पे। मैं बताता हूँ। देखिए, इसमें अगर किसी खातून के साथ दुनिया में कहीं भी ज्यादती है, उसको कहीं भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, कोई भी नहीं हो। बट हो सकता सुन है, लेना, लेकिन बात आप तो सुन ले मैडम। आप मैडम जब बात में बॉर्डर पार आ जाते हैं, बॉर्डर पार के लोगों की आपको बड़ी फिक्र हो जाती है। मैं रिस्पॉन्ड करना चाहता हूँ। जिस तरह आपने अच्छे से बात की, मुझे भी अच्छे से बात करनी चाहिए, ताकि व्यूअर को समझ लगे हम क्या बात कर रहे हैं। सिंपल सी बात है। मैंने सिर्फ ये बात की कि हमारे यहाँ वुमेन एम्पावर्ड हैं, वजीर आजम रही, स्पीकर नेशनल असेंबली रही, बहुत सारी जगहों पे खातून के साथ अगर ज्यादती कहीं पे हो, पाकिस्तानी मुल्ला करे, माइनॉरिटीज के साथ हो, हिंदू की लड़कियों के साथ हो, तो उसके ऊपर मीडिया को भी बात करनी चाहिए, लोगों को सख्त सख्त सजाएं भी मिलनी चाहिए। मैंने खुद वीडियोस बनाई हुई है, मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा। देखिए, इंडिया में क्या हुआ आपको याद है कि जिस तरह दिल्ली में रेप होते हैं, जिस तरह वो बस का वाकया हुआ, जिस तरह इंडिया की सोसाइटी खड़ी हुई सारी, आई एम नॉट सेइंग कि वो सही हुआ, मैं तनकीद नहीं कर रहा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि इंडियन मुआशरा खड़ा हुआ इन कलेक्टिव, और सारे लोग बाहर आए। लेकिन क्राइम तो है। क्या ये ट्रैवल एडवाइजरी फौरन, सुनिएगा, बात सुनिएगा ना अंबर साहब, बात तो सुन लेना, दिस इज नॉट फेयर। बात सुने, लेट मी फिनिश माय आर्गुमेंट, लेट मी आपकी फिनिश माय आर्गुमेंट। बात आप बोलिएगा। मैं देखिए आप कहती हैं कि मैं बात ना करूं। जो दिल्ली बस इंसिडेंट हुआ था वो 4-6 लोग थे, एक जगह एक माइंडसेट के, उसको किसी ने भी जस्टिफाई नहीं किया, और उसके बाद से जिस तरीके से पूरा मुल्क सड़कों पे आया, ऐसा कभी भी तारीख में कहीं पे भी नहीं हुआ है। लोगों ने डिमांड किया जस्टिस के लिए, उनको फांसी की सजा हुई। कोई भी यहाँ पर भीड़ उठकर लड़की के ऊपर नहीं जाती, उसके कपड़े तार तार नहीं कर देती कि उस लड़की ने मॉडर्न कपड़े पहने हुए हैं या उसने दुपट्टा नहीं या बुर्का नहीं ओढ़ा हुआ। हमारे यहाँ लड़की हर तरीके की ड्रेस पहन के घूमती है, और किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं होती कि उसके कपड़े नोच ले या उसको छू ले जाके उसकी बिना मर्जी के। रेप्स मैं होते हैं, हम डिनाई कर रहे हैं उसको कि रेप्स नहीं होते, वो सब जगह होते हैं, लेकिन खुले आम ये सारी चीजें हो रही होती है, उसको जस्टिफाई करना कि ये शरीयत के नाम पे, गैरत के नाम पे, ऑनर वही के बात नाम कर पे, रहा हूं उस सवाल मैडम। ये अंबर जैदी साहबा, कोई भी इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा। मेरा ख्याल है हम, मुझे अपनी बारी पे बोलना चाहिए और आपको अपनी बारी पे बोलना चाहिए। बस आखिरी 4-5 मिनट है। मैं ये सिर्फ सिंपल ये कह रहा हूँ कि वजीर आजम पाकिस्तान ने उस पर बात की, सबने बात की, अहम बात सुनिए। मैं ये नहीं कह रहा जो दिल्ली में हर 2 मिनट के बाद कहा जाता है कि रेप होता है, क्या क्या नहीं होता, लेकिन मुआशरे सुने ना बात। मैडम बात सुने, लेट मी फिनिश माय आर्गुमेंट। आई थिंक दिस इज अ डिसेंटली। ना, आप गलत बात करेंगे तो मैं बोलूंगी। देखिए, आप गलत आप आप इतनी गलत बातें की, मैंने तो सुनी। आपने इतनी गलत बातें की, मैंने तो सुनी। गलत बात सुने करेंगी तो मैं चुप जाऊंगी। सुने 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 सुने। देखिए, इंडिया के अंदर जो लव जिहाद का कॉन्सेप्ट है वो क्या है, किस तरह माहौल को कंजस्टेड किया जा रहा है, आपको इस चीज का पता है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, इंडिया में हो या पाकिस्तान में हो, हम सबको खवातीन के साथ खड़ा होना चाहिए, और ऐसे दरिंदों को निशानदेही करनी चाहिए जो खवातीन के खिलाफ इनजस्टिस की बात करें, जो 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 लाहौर में हुआ, या जो दिल्ली में हो, या कराची में हो, या काबुल में हो, कहीं पे भी हो। जो बैठक का मकसद है वो ये है कि आवाज उठानी चाहिए, किसी को जस्टिफाई नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर मैं आप पाकिस्तान में 4 वाक्य गिनाएंगी तो मैं 8 इंडिया में गिना दूंगा, 10 अफगानिस्तान में होंगे। ये डिस्कशन नहीं है। डिस्कशन ये होनी चाहिए एक जो कंप्लीट, एक अच्छी डिस्कशन वही हो सकती है जिसमें हम ये अखज़ कर सकें, सोल्यूशन निकाल सकें और अपने व्यूज तक पहुंचा सकें। यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान पॉइंट स्कोर नहीं करना चाहिए। एंड यू आर वेरी वाइज एंड आपकी एक एक्टिविस्ट है, सो ऑब्वियसली आपकी आवाज सुनी जा रही है। मुझे भी कुछ 2-4 लोग जानते हैं, तो मेरी आवाज भी सुनी जाएगी। सो हमें अपनी आवाज को बियॉन्ड बॉर्डर्स लेके जाना है, ताकि लोग जो हैं दे कैन लर्न, और ऐसे दरिंदों को हम कलेक्टिवली अकाउंटेबल ठहरा सकें और अपने मुआशरों को अवेयर कर सके। दिस इज, आई थिंक दिस शुड बी आवर जॉब। और जो आपसे बात करने का मकसद था वो यही था कि जो तालिबान में हो रहा है, कर रहे हैं अफगानिस्तान में, उस पर भी आवाज बुलंद की जाए। जो पाकिस्तान में, भारत में, कश्मीर में, कहीं पे भी हो रहा है, उसके खिलाफ आवाज बुलंद की। that's what I wanted to say. So if you want to say anything, please. देखिए बात, अगर मैंने स्टार्टिंग से वही कहा था कि हम
एक ज़िम्मेदार इंसान होने के नाते जो हमारे सामने आस-पास में गलत हो रहा है, हमें उस पे आवाज़ उठानी चाहिए। मैं स्टार्टिंग से यही कर रही हूँ और मैंने तो आपसे ये सवाल किया था कि पाकिस्तान खुद को या आप एक मुसलमान होने के नाते आप तालिबान का समर्थन करते हैं, लेकिन अफ़गानियों के लिए नहीं खड़े होते। तो मैंने वही बात कही थी, मेरा सवाल यही था कि हमारी ज़िम्मेदारी है कि हमारे सामने अफ़गान तो हमारे पड़ोस में है, बाकी कहीं पे भी अगर गलत होगा तो हम सबको आवाज़ उठानी है एक इंसानियत के नाते। और रही बात हिंदुस्तान में लव जिहाद की, तो आप जानते हैं कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, जो बच्चियों को उठाया जाता है, वो कन्वर्जन के लिए तो ही उठाया जाता है। आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि कन्वर्जन की इंटेंशन से वहाँ पे जो माइनॉरिटीज़ की बच्चियाँ हैं, उनको उठाया जाता है और उनका उद्देश्य, उनकी नियत ये होती है कि उनका धर्म परिवर्तन करा सके और आप ये बात कहते हैं कि इस पे सवाल नहीं करते, हिंदुस्तान में भी तो यही हो रहा है कि जो लोग सिर्फ़ ऐसा नहीं है कि हमारे देश में हिंदू-मुसलमान की शादी नहीं होती या अलग-अलग धर्म जातियों में शादी नहीं होती। होती है और हमारे आइन में प्रोविज़न भी है, स्पेशल मैरिज एक्ट है। आप शादी कर सकते हैं किसी भी अलग-अलग धर्मों से, लेकिन अगर आपका उद्देश्य, आपकी नियत ये है कि आप किसी का धर्म परिवर्तन करने से या उसका मज़हब बदलने के इरादे से शादी करें तो ये कानूनी जुर्म है। अगर इंटेंशन ये है तो उसपे आप बताइए इस पे कानून ना बने। पाकिस्तान बना दें कि बच्चियाँ उठाई जाएँ, उनको उनका रेप और उनका ज़बरदस्ती निकाह करा दिया जाए और कोई माँ-बाप को भी मिलने की इजाज़त ना हो। तो ये माफ़ कीजिए हिंदुस्तान में ये सारी चीज़ें बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। हमारे बिल्कुल मैं देश में इंसान के हुकूकों का ख़्याल रखा जाता है, उसकी प्रोटेक्शन मिलती है अंडर स्टेट गवर्नमेंट, तो ऐसा नहीं होता यहाँ पे कि कुछ भी हो जाए, कोई पूछने वाला नहीं है। बिल्कुल सही है। मैं सिर्फ यहाँ पे अंबर ज़ैदी साहब आखिरी पॉइंट बात करूँगा। पहली बात तो ये है कि अफ़गानिस्तान के लोगों की हमने बड़ी मदद की है। वो यहाँ पे रहे हैं, उनको घर दिए, उनको पनाह दी, उनको तालीम दी, उनको अच्छी डिसेंट लिविंग दी। वो कारोबार करते हैं, सो अफ़गानी हमसे खुश हैं। हाँ, वहाँ पे कुछ लोग जो सरकार में रहते थे, वो दुनिया से, इंडिया से, अमेरिका से सिम्पैथी लेने के लिए, और क्योंकि वो लड़ नहीं सकते थे तालिबान से, तो वो सारा टाइम पाकिस्तान पे ब्लेम करते रहते। अभी भी वो तालिबान से लड़े तो नहीं, वो तो भाग गए हैं ना। अफगान फौज भी भागी और अफगान लीडरशिप भी भाग गई। सो इसलिए वो पाकिस्तान पे ब्लेम करते थे ताकि उनको तालिबान से लड़ना ना पड़े। और आखिरी बात जो आपने की, लव जहाद एंड ऑल दैट, मेरी जाती राय है एज ए सिटीजन, एज ए पाकिस्तानी, मेरा नहीं ख्याल कि रियासत के पास ये होना चाहिए, पावर होनी चाहिए कि वो किसी को ये कहे कि आप अगर कन्वर्ट हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं। कोई मुसलमान होना चाह रहा है, कोई हिंदू होना चाह रहा है, कोई ईसाई होना चाह रहा है, कोई सिख होना चाह रहा है, मेरी जाती राय है, आप अपना रखें, मुझे उससे कोई गर्ज नहीं है। मेरी जाती जी, राय है कि किसी को किसी से रियासत की जिम्मेदारी नहीं है। ये हमारा, मैं मिसाल के तौर पे, हमारी रियासत ने भी कुछ कवानीन बनाए हुए हैं। मिसाल के तौर पे हमारी रियासत ने एक कानून बनाया हुआ है कि जी आप किसी शख्स को काफिर करार दे। मैं समझता हूं कि ये रियासत की जिम्मेदारी नहीं है, ये खुदा बिल्कुल। जाने, उसके काम जाने। सो मैं हुँ, एक इंडिपेंडेंट एंड ट्रांसपेरेंट बात कर रहा हूँ, एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल की बात करूंगा। मैं किसी एक मुल्क के लिए कोई ऐसी बात नहीं करूंगा कि जी अगर यहाँ पे हो रही है तो वहां पे ना हो, और वहां पे हो रही है तो यहाँ पे हो। सो भारत की रियासत को भी कोई हक नहीं होना चाहिए कि वो लोग अगर अपनी मर्जी से कुछ जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो उनको कहे, और फिर उसका पॉलिटिकल इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है। मैंने आपको बहुत अच्छे से इलैबोरेट करके जवाब दिया था, लेकिन आप फिर से वहीं पे आ गए। मैंने आपको खुद बोला था कि हमारे यहाँ प्रोविज़न है कि आप कोई भी अलग-अलग धर्म के लोग शादी करना चाह सकते हैं, करते हैं। लेकिन यहाँ पर केसेस बढ़ रहे हैं, मास कन्वर्जन हो रहा है, लोगों लड़कियों को खासकर आईएसआईएस में सेक्स स्लेवरी के लिए भेजा जा रहा है कन्वर्ट करके, मर्डर हो रहे हैं, लड़कियों को मार के गाड़ा जा रहा है, जलाया जा रहा है। तो ये सारे वाक़ये जब से बढ़े हैं, तब से कानून में बदलाव आया है। तो आप बताइए ना कि पाकिस्तान की तरफ पे छोड़ दिया जाए कि कुछ भी होता रहे और हम कुछ पूछे नहीं। तो और वैसे भी आपको पता है कि यूरोप में ग्रूमिंग गैंग्स कैसे बनते हैं और दशकों से ये सारी बातें चल रही हैं। छोटी उम्र की लड़कियों को टारगेट करके आईएसआईएस में सेक्स स्लेवरी के लिए भेजा जाता है और अभी भी रिसेंटली एक आईएसआईएस के लिए एक लड़की पकड़ी गई जिसको केरला की मैं बात कर रही हूँ। केरला में पहले भी ऐसा हुआ है। तो ये सारी सामने बहुत सारे वाक़ये ऐसे हैं जिन पे कदम उठाने पड़े सरकार को और बस ज़रूरी है कि अगर गलत तरीके से कुछ हो रहा है तो उसपे सरकार को अलर्ट रहना चाहिए और बेहतर कानून बनाने चाहिए समय रहते समय के हिसाब से जो बदलाव आ रहे हैं उनमें। जी ठीक है। एनी हो, ये बात एक अनएंडिंग स्टोरी है, अनएंडिंग डिस्कशन है। बट थैंक यू वेरी मच अंबर जैदी साहबा, आपने हमें टाइम दिया और एक बड़ी अच्छी सैर हासिल गुफ्तगू की, जिसमें ऑब्वियसली मकसद यही है कि मुआशरे में अच्छी तब्दीलियां हों
और खवातीन को हकूक मिले और अपनी ज़िंदगी से ज़िंदगियाँ गुज़ारें, ना कि कोई उनको मजबूर करे और उनको फ़ोर्स करे। थैंक यू वेरी मच। थैंक